नमस्कार साथियों। 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड का दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती की जीवन परिचय के बारे में और थोड़ा सा सारांश के बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा किया। उसके बचे हुए भाग के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पिछले में हमने देखा कि किस तरह से लेखिका उस गढ़ैया मोहल्ले में मियां नसीरुद्दीन से लेखिका की मुलाकात होती, भेंट होती। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के चेहरे को पढ़ करके समझ जाती हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति है। उनके चेहरे पर, उनके आँखों को देखकर उसमें चतुराई की चमक को वह पहचान जाती है। मियां नसीरुद्दीन खानदानी पेशे का खरा अभिमान रखता है। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। उनको पूछा, तब वह मियां नसीरुद्दीन अपने बेपरवाह खास अंदाज में, बिना किसी परवाह किए, विशेष स्टाइल में, अंदाज में उन्होंने लेखिका को जवाब दिया। बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उसके घर में चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि नानबाई अर्थात रोटी बनाने और बेचने का काम उनके घर में कई पुश्तों से, यानी कई पीढ़ियों से, उसके पिताजी, उसके दादा, उसके परदादा, ऐसे खानदानी वह एक तरह से काम करते हुए आ रहे हैं। उनके वालिद यानी उनके पिता मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिता मियां बरकत शाही गढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके पहले उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। और बताया कि उनके दादा, जिनका नाम है साहिब मियां कल्लन, ये भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा था। उन्होंने बताया कि ये रोटी बनाने का विशेष कला, विशेष ज्ञान उन्होंने अपने वालिद यानी पिता की सेवा में रहकर, उसके सानिध्य में रहकर सीखा था। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। लेखिका ने को मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि वास्तव में जो हुनर होती है, कला होती है, उस सीखने वाले के सच्ची लगन और मेहनत से ही सीखा जाता है। इसके लिए उन्होंने पढ़ाई का एग्जाम्पल दिया। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है। उन्होंने कहा कि पढ़ाई में जैसे अलिफ से शुरू होता है, अलिफ मतलब फारसी लिपि के अक्षरों के नाम, जैसे हिंदी में वर्णमाला, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट बोलते, वैसे फारसी में कहा जाता है अलिफ। अलिफ बेजिम कहा जाता है वास्तव में फारसी के वर्णमाला को। तो वहाँ से वर्णों से शुरू होता है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते कच्ची पक्की से होते हुए, कच्ची पक्की मतलब आजकल का जैसे नर्सरी हुआ, LKG, UKG या KG1, KG2, फिर पहली कक्षा आता है। सेम वैसे ही कच्ची पक्की कक्षा से, यानी छोटी कक्षा से होते हुए ऊंची जमातों में, ऊंची कक्षाओं में पहुंचा जाता है। वैसे ही हुनर सीखने के लिए, कला को सीखने के लिए भी उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। किसी की कला को जानने के लिए, सीखने के लिए छोटे से छोटे काम को खुद करना पड़ता है।
छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आँच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। और उन्होंने कहा कि इस तरह से हमने छोटे से छोटे काम को करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और बताया कि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से भट्टी बनाते, यानी जो चूल्हा होता है, भट्टी जहाँ पे रोटी बनाई जाती है, भट्टी में आँच देने, उसको गर्म करने, और उसके बाद जो रोटी बनाते उसके बर्तन को साफ करने, ये सारे छोटे छोटे काम उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया। तब जाकर के उसको इस 56 प्रकार की रोटी बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती को बताती हैं। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। और उन्होंने कहा कि वह इस दुकान पर सीधे आकर के इस आसन पर नहीं बैठे, बल्कि दुकानदारी और गाहकी यानी बेचने और धंधा करने का अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक, लंबे समय तक खोमचा भी लगाया। खोमचा मतलब सड़क के किनारे बैठकर अपने सामानों को बेचने का अनुभव भी प्राप्त किया। अब अपने खानदान की बड़प्पन करते हुए मियाँ नसीरुद्दीन क्या कहते हैं, देखिए। खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। जैसे ही लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के खानदान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके चेहरे में एक तरह से चमक आ जाती है और मानो उसको गर्व का एहसास होता है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है, मतलब उसको स्वाभिमान का एहसास होता है। अपने मन में एक गर्व महसूस होता है, अनुभव होता है, और कहने लगता है मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते, और मियाँ खानदान की बात किसी भी हालत में उसको नीचे नहीं गिरने देते, उसको ऊंचा उठाए रखना चाहते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। और उन्होंने बताया लेखिका को कि उनके बुजुर्ग थे, उनके दादा परदादा थे, वो बादशाह सलामत एक राजा के रसोइये के तौर पर खास तौर से नानबाई रहे हैं, यानी उस रसोइये में रोटी बनाने वाले के रूप में काम किए। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो न आग में पकती है न उसमें पानी लगता है। और जब वह बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्ग दादा को बताया, कहा, तो उन्होंने उस राजा के लिए ऐसी चीज़ बनाकर दिखाई जो ना तो आग में पकती है और ना उसमें पानी मिलाया जाता है। आप सोचिए, बिना आग के रोटी को पका दिए थे और बिना पानी के उस आटे को सान लेते। ऐसा करके वो रोटी बना करके उस बादशाह सलामत को खिलाया था। ऐसा मियाँ नसीरुद्दीन का कहना है लेखिका को। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते। तब लेखिका ने उनको नाम पूछा कि उस रोटी का नाम क्या है जो बिना आग के और बिना पानी के बन गया, और किस राजा को उसने खिलाया, उसका नाम। तब वह मियाँ नसीरुद्दीन कहने लगता है कि उस खास चीज़ का नाम सभी को बताना जरूरी नहीं समझते, कि हम उसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि उस रोटी का नाम क्या है और ऐसा करके किस सम्राट को, किस बादशाह को उनके दादा परदादा ने खिलाया था।
तब लेखिका समझ जाती हैं कि शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, शायद उनको खुद भी मालूम नहीं है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते। लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वह अपने खानदान पर घड़ती हुई एक कहावत कहा करते हैं। और शायद उस राजा का नाम भी उसको मालूम नहीं, और नहीं उस रोटी का नाम भी नहीं जो बिना आग के पकाया जाता है और बिना पानी के उसको मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। लेकिन वह अपनी शान को, अपनी खानदानी उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए वह एक बात जरूर करते हैं, वह है खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। उन्होंने बताया कि जो खानदानी नान भाई है, खानदानी रोटी बनाने वाला है, वह कुएं में मतलब वेल में, कुएं में भी रोटी पका सकता है। ऐसा उस मियां नसरुद्दीन का कहना है लेखिका। अब आगे देखते हैं। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की और वहां पर वह मियां नसरुद्दीन अपनी भट्टी में तरह तरह की रोटियां पका रहा था, सेक रहा था। उन रोटियों की किस्में, प्रकार जानने की लेखिका ने इच्छा प्रकट की। इस पर उस मियां नसरुद्दीन एक अजीब सी खीज यानी चिढ़ उसके चेहरे पर उभर आई कि ये सब उनको जानने की क्या जरूरत। ऐसा उनको कहा जाता है ना, जैसे व्यक्ति को आम खाने से मतलब रखना, पेड़ गिनने से क्या मतलब बोलते, मतलब काम से काम रखो, बेकार में बाल की खाल निकालने से क्या फायदा बोलते। बाल की खाल निकालना मतलब बारीक से बारीक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की क्या जरूरत है। इसलिए वह चिढ़ जाते थोड़ा सा, और खींच करके उनके चेहरे पर स्पष्ट वो खींच की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। वह तुनक कर थोड़ा कड़क करके उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिन डाले, और उन्होंने कुछ रोटियों के नाम जल्दी जल्दी में गिन कर लेखिका को बताने लगे, जिनमें बाकरखानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब रोटियों के नाम है। देखिए कौन कौन से, बाकरखानी, सिरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सारे कुछ रोटियों के नाम उन्होंने लेखिका को गिना करके बता दिया फटाफट जल्दी जल्दी, और कहा कि तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है। कहा कि ये तुनकी जिसका उन्होंने जिक्र किया, ये रोटी पापड़ से भी बिल्कुल महीन होती है, पतली होती है, बारीक होती है। और रुमाली के बारे में तो बताया, जैसे रुमाल कर्चिप होता है, रुमाली नाम से ही पता चलता है, रुमाल के जैसा बिल्कुल पतला और उसके जैसा बड़ा रोटी बनाया जाता है, उसको कहा गया रुमाली। तो इस तरह से उन्होंने तुनकी और रुमाली का परिचय दिया। लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में डूब गए। ऐसा वह वर्णन करते हुए अपने पिछले जमाने की यादों में खो जाते हैं। उनका दर्द सच्चा था, उनके हृदय से जो उठने वाली आवाज़ थी वह वास्तविकता था। पहले के समान खाने पकाने का न अब शौक है और न चीज़ों की कद्र है। वह कहने लगता है कि जो पहले ज़माने में जो लोगों को सामान खाने पकाने का जो शौक होता था, रुचि होता था, वह आज के लोगों को नहीं है, और आज के लोग उसकी कद्र करना भी नहीं जानते। ऐसा मियां नसीरुद्दीन का कहना है। और वह कहने लगता है कि आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। वह कहने लगता है आज के ज़माने में तो
किसी भी होटल में गए, विशेष रूप से ये दिल्ली की ही कहानी है, तो दिल्ली के आसपास आप जाओ, आपको केवल तंदूरी रोटी ही मिलेगा और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, बोल रहा है बस उसको बनाओ, खाओ, पेट भर लो, चलते बनो। ऐसा वह एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा पुराने याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने, वो दिन लद गए, वो जमाने चले गए, और गए वे कद्रदान, वो कद्र करने वाले लोग चले गए जो पकाने खाने की कद्र करना जानते। वो खाने वाले की भी और बनाने वाले की भी, दोनों एक दूसरे की कद्र करते थे। वो जमाना चला गया, ऐसा मियाँ नसरुद्दीन लेखिका को कहता है। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। और वह कहने लगता है कि मियाँ अब इस जमाने में क्या रखा है, अब तो केवल तंदूर से तंदूरी निकालो, खाओ, हजम कर लो और पैसा दो और चलते बनो। ये आजकल का ज़माना है, इसलिए ना तो आजकल खाने वालों की कद्र है और न बनाने वालों की कद्र है, वह ज़माना चला गया। ऐसा मियाँ नसरुद्दीन लेखिका कृष्णा सोबती को कहती हैं। इस तरह से मियाँ नसरुद्दीन पाठ का यह सारांश यहीं पर समाप्त होता है। तो ये है मियाँ नसरुद्दीन जो नानबाई रोटी बनाने की कला में माहिर उस्ताद गुरु के रूप में यहाँ पर उनके पुराने ज़माने के रोटी बनाने की कला का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया है लेखिका ने। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर किसी दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।